इजराइल और कतर के दरमियान हालिया टकराव मिडिल ईस्ट की सियासी हलचल में एक नई कड़ी बन गया है। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका किसके साथ है? क्या यह हमला सिर्फ दोहा को चेतावनी है या पूरे मिडिल ईस्ट का इजराइल से टकराव का इशारा है? भारत भी इस किस्से का अहम हिस्सा है। कतर से हिंदुस्तान को 40% LNG मिलती है और वहां तकरीबन 8 लाख हिंदुस्तानी मजदूर और प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इजराइल और भारत के दरमियान रक्षा साझेदारी है, जिसमें जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल है। इस टकराव का असर सीधे हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले देखते हैं हमला कैसे हुआ और क्यों ये इतना बड़ा मसला बन गया। 9 सितंबर 2025 दोपहर 3:46। अचानक गूंजते धमाके। इजराइल की मिसाइलें दोहा के लैक्तैफिया जिले में गिरी। कतर ने इसे अरब की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सीधा वार बताया। हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए, जिनमें 5 कम रैंकिंग हमास सदस्य और कतर का लांस कॉर्पोरेल बद्र साद मोहम्मद अल हुमैदी अल दोसारी शामिल थे। हालांकि हमास ने कहा कि उसका नेतृत्व सुरक्षित रहा और कोई बड़ी राजनीतिक हानि नहीं हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने हमले के बाद बढ़ती चिंता और अफवाहों को भी हवा दी, जिससे लोगों में तनाव और डर का माहौल बन गया। इस हमले ने कतर की राजधानी और उसके आर्थिक केंद्रों में अस्थिरता पैदा कर दी, खासकर LNG टर्मिनलों और व्यापारिक हब्स पर। कतर, छोटा मुल्क, बड़ी सियासत। हमले की वजह सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, कतर की सियासत भी है। छोटा मुल्क लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सियासत में बड़ा खिलाड़ी। कतर हमेशा एक मीडिएटर और रीजनल इन्फ्लुएंसर रहा है। उसने मिडिल ईस्ट में अमन और बातचीत की कई कोशिशें की हैं, लेकिन इल्जाम भी लगे कि उसने हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को मदद की। एक तरफ अमेरिका का हामी, दूसरी तरफ इजराइल का मुखालिफ। सूरत हाल और भी नाजुक हो गई। कतर ने हमेशा मिडिल ईस्ट में मध्यस्थ का रोल निभाया है। तालिबान, अमेरिका वार्ता, फिलिस्तीन मुद्दों में शांति प्रयास, हर जगह दोहा की भूमिका मीडिएटर की रही है। लेकिन आरोप भी लगे हैं कि कतर ने हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को मदद दी। एक तरफ अमेरिका का सहयोगी, दूसरी तरफ इजराइल का विरोधी। भारत के लिए यहां संतुलन बनाए रखना चुनौती से भरा होगा। हमले की खबर मिलते ही OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने स्थिति पर ध्यान दिया और सदस्य देशों से फौरन संपर्क साधा। OIC ने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना और आतंकवाद व हिंसा को रोकना सभी मुस्लिम देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पहल कतर समेत अरब मुस्लिम देशों के लिए न सिर्फ राजनीतिक सहयोग बल्कि मॉरल बैकिंग भी साबित हो सकती है। कतर ने दोहा को निशाना बनाए जाने के बाद इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट बुलाया। 10-11 सितंबर 2025 को हुए इस सम्मेलन में कतरी प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवाद करार दिया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता की प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। We believe fully in mediation and the peaceful settlement of disputes, and Qatar's role is being appreciated worldwide.
Our efforts have proven that our efforts in cooperation with the United States and Egypt has led to tangible results. It led to the release of 148 hostages. It has led to providing humanitarian aid to Gaza. It was a glimmer of hope, a rare glimmer of hope in this Gaza. But attacking our territories while we were busy with negotiations has uncovered the intention of Israel. It is trying to undermine any prospect of peace. समिट में अरब और मुस्लिम देशों ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा असर डाल सकती हैं। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अब केवल बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जा सके। भारत और अमेरिका दोनों के लिए चुनौती बड़ी है। एनर्जी, प्रवासी और सिक्योरिटी, 3 मोर्चों पर बैलेंस कैसे बनाया जाए, किसका साथ मिलेगा और किन नीतियों से रिस्क कम किया जा सकता है। दिल्ली और वॉशिंगटन के लिए ये वक्त सिर्फ फैसलों का नहीं बल्कि एहतियात और रणनीति का भी है। I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. We reject and condemn the Israeli authorities' aggressions in the region, most recently the brutal assault on the brotherly state of Qatar. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. This attack requires an Arab, Islamic and international response to confront such aggression. 15 और 16 सितंबर 2025 को दोहा में बुलाए गए इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में जीसीसी देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म को सक्रिय करने की तैयारी पर चर्चा की। इस बैठक ने साफ कर दिया कि अरब और मुस्लिम देशों में एकता की गुंजाइश अब भी मौजूद है। महज भाषणों से आगे बढ़कर अब ठोस कदम उठाने की मांग हो रही है। अगर ये एकजुटता अमल में आई तो नए सीज फायर, मध्यस्थता और सुरक्षा समझौतों के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अगले दिन 17 सितंबर 2025 को जेनेवा में हुई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में भारत ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई, बिना किसी का नाम सीधे लिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी क्षेत्रीय घटनाओं की गंभीरता को ध्यान में रखा जा रहा है और कई देशों की नजरें अब मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर टिकी हैं। अमेरिका के लिए स्थिति जटिल है। दोहा में उसका सबसे बड़ा सैन्य बेस है और इजराइल उसके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। किसका साथ देगा? अगर इजराइल को छोड़े क्रेडिबिलिटी गिर सकती है, अगर कतर को छोड़े ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ेगा। अब देखते हैं कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और किसने खामोशी अख्तियार की है। रियाद, अंकारा और तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़कों पर प्रदर्शन, मुल्कों की कूटनीति 5 सतहों पर नजर आती है। सियासी दबाव, आर्थिक पाबंदियां, संभावित फौजी तैयारी, मीडिया मुहिम और सीमित मदद। इन कदमों से इलाकाई बैलेंस बदल सकता है और इंटरनेशनल मंचों पर दबाव बढ़ेगा। रियाद, अंकारा और तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिले। अरब और मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। उनकी रणनीति 5 स्तरों पर साफ नजर आती है। पहला, कूटनीतिक दबाव बढ़ाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर असर पड़े। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंधों पर गौर करना जिससे असहमति रखने वालों को संकेत मिले। तीसरा, संभावित फौजी तैयारियां ताकि क्षेत्रीय ताकत का संतुलन बनाए रखा जा सके। चौथा, मीडिया और प्रचार अभियान ताकि अपने संदेश को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। और पांचवा, सीमित समर्थन, गाजा में इंसानी मदद पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लॉबिंग करना। इन कदमों से साफ है कि अरब और मुस्लिम देशों ने सक्रिय और संगठित प्रतिक्रिया का पैमाना तय किया है।
अब सवाल यही है, अगर अरब और मुस्लिम मुल्क मुत्तहिद हुए तो इजराइल की पोजीशन पर क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ निंदा तक सीमित रहेगा या इलाके पर दबाव और रणनीतिक बदलाव भी आएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये एकजुटता ठोस कदमों में बदले तो इजराइल को अपनी रक्षा नीतियों और रणनीतिक गठबंधनों पर नए सिरे से गौर करना पड़ेगा। इसमें शामिल हो सकते हैं रीजन पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव, संभावित फौजी तैयारियां और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मध्यस्थता और बातचीत की दिशा में बदलाव। जीसीसी और ओआईसी के उठाए गए कदम भविष्य में सीज फायर, मध्यस्थता प्रयास और सुरक्षा समझौतों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन अब नए मोड़ पर है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके गहरे असर दिख सकते हैं। ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, तेल और गैस की सप्लाई, आर्थिक अस्थिरता और निवेश पर भी असर दुनिया के कई हिस्सों तक महसूस होगा। भारत, चीन और दूसरे बड़े मुल्क अपनी एनर्जी की जरूरत और आर्थिक योजनाओं को लेकर सतर्क हैं। ये देखना अहम होगा कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा। अगर सूरत हाल और बिगड़ी तो एनर्जी सिक्योरिटी और वैश्विक आर्थिक संतुलन लंबे वक्त तक मुतासिर रहेगा। तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन और रोजमर्रा की लागत पर दबाव पड़ेगा। उद्योग और आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर होगा। वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक योजनाओं में अनिश्चितता बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। तो तस्वीर साफ है, इजराइल का हमला, दोहा की सियासत, ओआईसी की प्रतिक्रिया, अमेरिका की मुश्किल इमरजेंसी समिट और अरब मुस्लिम इत्तेहाद, ये पूरा जियोपॉलिटिक शतरंज है। ताकत, कूटनीति, राजनीति की पेचीदा परतों के साथ आने वाले कदम तय करेंगे कि इलाके में सुलह और अमन की राह कितनी लंबी और मुश्किल होगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सियासी इत्तेहाद और मुत्तहिद फैसले इलाके के मुस्तकबिल की राह तय करेंगे। देखना होगा कि अगली चाल कौन चलेगा और आलमी सियासत में बैलेंस कैसे कायम रहेगा। साथ ही इस टकराव का असर आम इंसान की जिंदगी पर भी पड़ेगा।